उर्दू में खैर मकदम है आज की खबरें। TNGOs भवन संगारेड्डी में अहमद कादर फैसल सीनियर सहाफ़ी रोज़नामा सियासत की निगरानी में मौजूदान शहर की जनाब आमिर अली खान न्यूज़ एडिटर रोज़नामा सियासत हैदराबाद की मुलाकात का प्रोग्राम हुआ, जिसमें संगारेड्डी के उलमा इकराम, मजहबी जमातें, सहाफ़ी बरादरान और दीगर तंजीमों के अलावा ज़िले संगारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों से आवाम ने शिरकत करते हुए जनाब आमिर अली खान को हुकूमत की जानिब से MLC नामजद करने पर मुबारकबाद देते हुए इनकी शॉल पोशी व गुलपोशी की और उर्दू के मसाइल, औकाफी जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ और दीगर मसाइल को हल करने की तजवीज़ रखी गई। नामजद होने के बाद आमिर अली खान साहब का ये पहला दौरा संगारेड्डी है। आपके साथ हैदराबाद से तशरीफ लाने वाले हमारे साथी जनाब नईम वजाहत साहब का, जनाब जावेद अली साहब नामानिगर ज़िला निज़ामाबाद का, शाहनवाज साहब का और दीगर स्टाफ रोज़नामा सियासत का मैं खैर मकदम करता हूँ। आज की इस नशिस्त में संगारेड्डी के मोअज़्ज़िज़ान यहाँ मौजूद हैं, उलमा इकराम हैं, हुफ़ाज़ इकराम हैं, मशाइख़ निज़ाम हैं, समाजी जहाकार हैं, असातिज़ा हैं, TNGOs हैं, वज़ीफ़े मुलाज़मीन हैं, लेक्चरर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, तदरीस का स्टाफ है, शाही स्कूल का मैनेजमेंट और ज़िम्मेदारान हैं और दीनी मदारिस के ज़िम्मेदारान हैं, अहले सुन्नत वल जमात, जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, जमीयत उलमा की ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद है। ये एक कहकशां की मानी है ये नशिस्त। मैं आप तमाम हज़रात का नाम बनाम शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका बेहद ममनून व मशकूर हूँ कि आपने अपनी पहले से तयशुदा मसरूफियात को तर्क करते हुए हमारी दावत को कबूल किया और यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए। आपका मैं और आमिर अली खान साहब की जानिब से बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि आइंदा भी आप लोगों की मोहब्बत इसी तरह से इदारे सियासत के साथ वाबस्ता रहेगी। आमिर अली खान साहब यहाँ मौजूद हैं। आमिर अली साहब का तारुफ कराने की कोई मुझे ज़रूरत नहीं है। ये ना सिर्फ हैदराबाद, तेलंगाना, हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पे शोहरत के हामिल हैं। आपकी शोहरत की वजह आपकी शख्सियत में जो कारनामे हैं वो आपकी शोहरत को दूर दूर तक पहुंचाया है। इदारे सियासत के ज़रिए जनाब आमिर अली खान साहब की सरपरस्ती में, निगरानी में, आपकी रास्त निगरानी में मुख्तलिफ समाजी खिदमत अंजाम दी जाती हैं, जिससे आप सब बखूबी वाकिफ़ हैं। हमारी ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें इदारे सियासत ने खिदमत अंजाम न दी हो। इदारा सियासत लावारिस मुस्लिम मैयतों की तदफीन से लेकर मसाबकती इम्तिहानात की तैयारी तक हर एक शोबे में खिदमत अंजाम दे रहा है। पुलिस कांस्टेबल के तकर्रुरात हो या फिर सरकारी मुलाजमत के इम्तिहानात हों, SSC के इम्तिहानात या फिर किसी भी किस्म के दीगर इम्तिहानात हों, उसमें मुस्लिम तलबा की भरपूर रहनुमाई करती हैं और सियासत के ज़रिए तरबियत हासिल करने वाले सैकड़ों मुस्लिम नौजवान मुख्तलिफ महकूमजात में आज बज़र रोज़गार हैं। सियासत का कारनामा सिर्फ यहाँ तक मौजूद नहीं है, बल्कि सियासत उन ख़ानदानों तक पहुँचता है, उन अफराद तक पहुँचता है जहाँ तक हुकूमत भी पहुँचने से कासिर है। सियासत, रोज़नामा सियासत या इदारे की जो फलाही खिदमत हैं, फलाही प्रोग्राम्स हैं, वो ख़त गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले ख़ानदानों में एक तरफ तालीम की रोशनी को
اجاگر کر رہا ہے، تو دوسری جانب انہیں خود روزگار اسکیمات سے ان کو مستفید کرتے ہوئے انہیں روزگار کی جانب آگے بڑھا رہا ہے۔ کئی ایسے فنی تربیتی کورسز سیاست کی جانب سے چل رہے ہیں جس سے ہزارہ مسلم نوجوان مستفید ہو کر آج یا تو خود روزگار اپنا چلا رہے ہیں یا پھر بیرونی ممالک میں برسر روزگار ہیں۔ اس کے علاوہ سیاست میں برسہ بھرت سے کمپیوٹر ٹریننگ کورسز اور غریب بچوں کے لیے اسکالرشپ، کینسر فنڈ، اس طرح سے جو ہے اگر سیاست کی خدمات کو میں گنوانا شروع کروں تو شاید یہ وقت جو ہے مغرب تک چلا جائے، اس لیے میں جو ہے مکمل تفصیلات دینے جا رہا ہوں اور آپ لوگ بھی اس سے واقف ہیں اور سیاست کی جو ہے خدمات سے، سماجی خدمات سے متاثر ہیں، اور آپ کی یہاں کی موجودگی جو ہے اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ آپ لوگ بھی عامر صاحب اور سیاست کی خدمات سے بخوبی واقف ہیں۔ محترم حضرات، سیاست اور ادارہ روزنامہ سیاست ایک جانب جہاں مسلم طبقے کی سماجی معاشی ترقی کے لیے خدمات انجام دے رہا ہے، تو دوسری جانب ہماری مادری زبان اردو کی ترقی و ترویج کے لیے مسلسل جو ہے اس کے تحت کام ہو رہا ہے۔ عابد علی خان ٹرسٹ، ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے اردو زبان دانی، اردو دانی امتحانات منعقد ہوتے ہیں، اس سے کئی لاکھ آج تک جو ہے لوگ اردو سیکھے ہیں اور کئی افراد اس سے جو ہے اردو زبان سیکھے ہیں۔ اردو کے مسائل پر بھی اور اقلیتوں کے مسائل پر بھی عامر صاحب کی گہری نظر ہے۔ عامر صاحب کا MLC نامزد ہونے کے بعد میں مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ایسی شخصیت کو حکومت نامزد کی ہے جو ہے مسلمانوں کی صحیح ترجمہ ہوا ہے، جو ہماری آواز بن کر ایوان اقتدار کی نمائندگی کرے گا۔ ایک ایسی شخصیت کا انتخاب ہوا ہے جو اردو کے مسائل سے واقف ہے، ایک ایسی شخصیت کا انتخاب ہوا ہے جو مسلمانوں کے معاشی، مسلمان کے روزگار کے مسائل سے واقف ہے، ایک ایسی شخصیت کا انتخاب ہوا ہے جو مسلم ملازم سرکار کے مسائل سے واقف ہے، ایک ایسی شخصیت کا انتخاب ہوا ہے جو اردو اساتذہ کے مسائل سے واقف ہے، اور سبھی کا یہ احساس ہے کہ انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ادارے سیاست کے ذریعے عامر صاحب نے قوم ملت کی خدمت کی ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایوان اقتدار میں بحیثیت MLC اور انشاءاللہ تعالی بحیثیت وزیر جو ہے ہماری بھرپور نمائندگی کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ موجودہ چیف منسٹر کو یہ ہمارے جو مسائل ہیں اس پر جو ہے ان کو قائل کریں گے، راضی کروائیں گے اور ہمارے مسائل کی یکسوئی کروائیں گے، یہ ہم سب کا یقین ہے۔ محترم حضرات، عامر صاحب کا حکم ہوا ہے کہ جو ہے ہمارے تعلق سے، سیاست کے تعلق سے، عامر صاحب کے تعلق سے کم بولا جائے، لیکن مختصراً میں جو ہے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہوں، اور اپنے اس تعارفی تقریر کو ختم کرتے ہوئے میں یہاں سے جو ہے ہمارے معززات کے تاثرات ہم حاصل کریں گے۔ ہم موجود نہیں ہیں، ہم کسی سیاسی قائد کو مدعو نہیں کیے، یہ صرف معززان شہر کی نشست ہے، لہذا یہاں پر اپنی تقاریر میں سیاسی گفتگو نہ کی جائے، یہ ہماری جو ہے آپ تمام حضرات سے خواہش ہے۔ میں اب سب سے پہلے جناب MG انور صاحب سے خواہش کروں گا کہ وہ مخاطب ہیں۔ ماشاءاللہ، فیصل صاحب نے ساری تفصیلات رکھی ہیں، اس پہ خالی آمین کہنا باقی ہے۔
हम जब इससे बेहतर अंदाज में और क्या तर्जुमानी हो सकती है सियासत की। जैसा कि बात आई कि जैसे ये ऐलान हुआ कि जनाब आमिर अली खान साहब को एज एमएलसी चुना गया है, तो यकीनन तेलंगाना के मुसलमान खुशी का इजहार करें। और खुशी की बात है क्योंकि आज ऐसी क़यादत की ज़रूरत है। सियासत नहीं भी हो तो सियासत की थोड़ी बातें आ जाती इसके अंदर, क्योंकि एमएलसी साहब हमारे दरमियान में मौजूद है। तो बहरहाल आज ज़रूरत इस बात की है कि मिल्लत के अंदर से एतमाद बहाल करने की ज़रूरत है और खुददारी पैदा करने की ज़रूरत है। अब हालत ज़रा ख़राब हो गई है क्योंकि चारों तरफ से घेरा गया, क़यादत ख़त्म की गई और कुछ ऐसे लोगों को लाया गया जो रबर स्टाम्प या फिर गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं। आज एक बात बोलते, कल एक बात बोलते, परसों एक बात बोलते, बहरहाल मिल्लत का विकार मजबूर होता है लोगों से। तो आने वाले दिनों में ऐसे लोग जो बेदाग और बेलोज कुछ खिदमत का जज्बा रखते हैं उनको आगे आना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खुशनसीब हैं कि कांग्रेस हुकूमत आने के बाद कुछ ऐसे इशारे किए जिससे ज़रा हमारे एतमाद में इजाफा हो। और कांग्रेस पार्टी को लाने में भी मैं समझता हूँ सियासत सबका रोल रहा है, सियासत अखबार का, कि बहुत सारों का ज़ाहिर इसमें तब्दील भी हुआ है, उसके नतीजे में कांग्रेस को फायदा भी हुआ है। और कांग्रेस ये कोशिश की है कि मुसलमानों को जो पिछली गवर्नमेंट में हिदायत में तो लिया गया लोगों को, लेकिन कोई काबिल और ऐसे लोग जो मुसलमानों की खुलकर तर्जुमानी करने वाले लोग नहीं, बल्कि हाँ में हाँ मिलाना, अपनी कुर्सी बचाए रखना, ये चलता रहा। तो आएगा ये इस किस्म के इक़दाम और हों। माइनॉरिटी कोटे के अलावा भी हम ये मुतालबा करें कांग्रेस से कि जनरल कोटे में भी कुछ दिया जाए मुसलमानों को। अब जैसा कि मराठी कॉर्पोरेशन है, उर्दू अकेडमी है, बस ये मुसलमानों से रिलेटेड चीज़ें दे रहे हैं, जबकि हम जनरल में भी बन सकते, ले सकते उसमें भी। ये ज़रा नुमाइंदगी करें तो मुनासिब रहता। बहरहाल आपका इस्तकबाल है खिदमत बैंक संगठन की जानिब से। साबिक़ में भी आपसे इस सिलसिले में गुफ्तगू हुई थी कि जब हमारे पास 4-5 ब्रांच थे, अब हमारे पास करीब 40 ब्रांचेस तेलंगाना, आंध्रा और कर्नाटक में अलग अलग सर्विस अंजाम दे रहे हैं। बहरहाल हम जब अप्रिशिएट करे थे इस काम को, जज़ाकल्लाह, जो मुझे मौका दिया गया उसके लिए मैं मशकूर हूँ। आमिर अली खान साहब, न्यूज़ एडिटर सियासत को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारी जानिब से और हमारी यूनिट की जानिब से। अल्हम्दुलिल्लाह आपको का इंतखाब हमारे लिए भी बाइस रहमत है और इंशाअल्लाह इस एमएलसी के मिलने के बाद हमारी ख्वाहिश ये है कि आप को कैबिनेट के अंदर लिया जाए, जिसके ज़रिए से हमारी और मुसलमानों की खास करके उर्दू के लिए बहुत सारा काम किया गया है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे जो बच्चे स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं उनके लिए जैसे टेम्परेरीज का निज़ाम बनाया गया था, ऐसे ही पूरे अज़ला के अंदर गाँव, छोटे गांव हो या बड़े गांव हो, इन स्कूलों को सही नहज पर चलवाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल अगर सही नहज पर आ गए तो हमारे वो बच्चे जो स्कूल में फीस नहीं अदा कर सकते या प्राइवेट स्कूल का बेड़ा अपने सर नहीं उठा सकते, वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इन स्कूलों के अंदर पढ़कर तैयार होकर हमारे लिए मुआविन बनेंगे और हमारे लिए सरमाया बनेंगे। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि हमारे जो स्कूल चल रहे हैं उनको बाज़ाब्ता उनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत की जाए। गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर वो निज़ाम तालीम कायम किया जाए जो निज़ाम तालीम प्राइवेट स्कूलों के अंदर है। हालांकि जो पहले गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर पढ़ा करते थे वही अल्हम्दुलिल्लाह आज
ऐवानों के अंदर अपनी तर्जुमानी करते हुए नज़र आते हैं। तो इंशाअल्लाह आइंदा भी इन्हीं स्कूलों के ज़रिए से हमारे नौजवान बच्चे हमारी तर्जुमानी कर सकते हैं। तो मेरी पहली ख्वाहिश तो ये है कि हमारे जानिब से ये दरख्वास्त है कि हम अपने स्कूलों का निज़ाम सही करवाने के लिए मैं जनाब आमिर अली खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि ऐवान के अंदर इस बात को उठाया जाए। क्योंकि मौका ऐसा है कि आमिर अली खान साहब को हुकूमत की जानिब से MLC नामजद किया गया। मैं समझता हूँ उर्दू अखबारात में ये पहला मौका है जो आमिर अली साहब को मौका मिला। इससे पहले ज़फ़रुद्दीन साहब रहनुमाई दखन के चीफ एडिटर साहब ने भी कोशिश की थी, मगर उन्हें कोई मौका नहीं मिला। मगर ये खुशकिस्मती हम उर्दू वालों की कि हमारी तरफ से एक नुमाइंदा के तौर पर आमिर अली खान साहब को मुंतखब। और आप सबको भी इल्म होगा कि 12% रिजर्वेशन के ताल्लुक से सब में ज़्यादा BC कमीशन में आवाज़ उठाने वाली शख्सियत का नाम आमिर अली खान साहब। और हर कलेक्टर, हर जगह, हर ज़िले में कलेक्टरों के पास नुमाइंदगी देने के लिए संगारेड्डी में ख़ासतौर पर खादर फैसल और लड्डू भाई की जानिब से भी आमिर अली खान साहब के हुक्म के मुताबिक कलेक्टर साहब को भी ख्वाजा अली नवाज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से नुमाइंदगी दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद BC कमीशन का पैगा उस वक्त भी हम संगारेड्डी से बाज़ाब्ता वहाँ पर नुमाइंदगी भी 12% रिजर्वेशन। और अल्लाह से भी दुआ है और रेवंत रेड्डी से भी गुजारिश करूँगा आईटीआई संगारेड्डी की जानिब से कि आमिर अली खान साहब को कैबिनेट में शामिल करें, अपने कैबिनेट में शामिल, ताकि हमारे मुस्लिम मसाइल से वो वाकिफ़ हैं। हर एक से जितना हम वाकिफ़ नहीं है, ये सबकी वाक़ियत हमारे से ज़्यादा उनके पास है। और रही बात दूसरी, अभी हमारे कासिम साहब ने कहा कि मिनिस्टर के आपको मालूम होना चाहिए, मैं भी नुमाइंदा और रिपोर्टर रहा, तो उस एक मरतबा चंद्रबाबू नायडू जहराबाद के दौरे में फरीदुद्दीन साहब मलूक के लिए कहा था कि ये मुसलमानों के मिनिस्टर नहीं है, बल्कि मुसलमानों की वजह से वो मिनिस्टर है। मगर मैं ये समझता हूँ कि आमिर अली खान साहब मुसलमानों के मिनिस्टर हैं, क्योंकि वो नुमाइंदगी करना जानते हैं। वो किस तरह से नुमाइंदगी करना है, किस तरह से मसाइल को उठाना है, कई मसाइल हैं उर्दू के अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात फैसल साहब ने तकरीबन पूरे लोग जो सोच के आए थे कि सियासत के ताल्लुक से कुछ बात करेंगे, फैसल साहब सबकी ज़बानें बंद कर दी, क्योंकि सियासत के ताल्लुक से अब चूँकि ज़रूरत रिश्ता के ताल्लुक से बात होती है तो सियासत अखबार और दूका जो प्रोग्राम रखा है जो सियासत की है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आमिर अली खान साहब से भी मुलाकात का हुआ और जाहिद अली खान साहब आमिर अली खान साहब को पहचानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इन्हें कामयाबियाँ नसीब फरमाए और हम सब की तरफ से आईटीआई संगारेड्डी की तरफ से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। सहूलियत नहीं है तो ऐसा बच्चे आधे नहीं, पेरेंट्स नहीं डालें तो हमें बिल्डिंग्स चाहिए। इसके बाद दाखिला एडमिशन्स, इसके लिए टीचर्स फिर रहे हैं। मैं जैसा बोला जब शुरुआत में ये बहुत ही पीक पर था, 1 लाख एडमिशन, 65,000 एडमिशन हमें सिर्फ 25 दिन में मिल गए। आज उल्मा, इसके अंदर उल्मा थे, मौजनीन थे, वार्ड मेंबर्स थे, सरपंच थे, गांव का हर बच्चा, हर मुसलमान मेरा स्कूल है समझकर इसके लिए काम किए थे। मैं जहाँ भी जाता था ऐसा इस्तेमाल होता था गाड़ी का, पूछिए मत। तो इतने एडमिशन मैं अकेला नहीं करा, 5,000 एडमिशन सब लोग मिलकर दिए थे। कम्युनिटी, एक सारी कम्युनिटी मेरा काम है बोलकर करी थी, वो आज टूट गया है, वो फिर से जुड़ने की ज़रूरत है। उसमें हुकूमत ही कर सकती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो हुकूमत की जानिब होता है, आम लोग नहीं करते। और जो काम किए थे उनको नज़रअंदाज किया गया है। हर कोई क्या चाहता है, गली का लीडर मेरा, मुझे वहाँ बुलाया जाए, उसको शालपोशी की जाए, गुलपोशी की जाए और आपके अखबार में उनका नाम आए, तो लोगों को मालूम होता है कि ये बंदा काम कर रहा है। तो ये नहीं हुआ है हुकूमत की जानिब से। मैं प्रीवियस हुकूमत, मैं किसी के ऊपर तनखीद नहीं कर रहा हूँ, मैं तामीरी तनखीद कर रहा हूँ। तो ये नहीं होने की वजह से भी हमारे स्कूल आज परेशान है एडमिशन्स के लिए, और नॉन माइनॉरिटी के एडमिशन्स को देने के लिए वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंटिन्यू। हमारे लोग हमारे एडमिशन ही नहीं लाए, और इसका एक दूसरे मसाइल है, मैं आपसे मिलूंगा इस पर। इसके बाद है सर कुंडू कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, सजर कमेटी, मैं इसका स्टूडेंट होता,
मैं मास्टर ऑफ एजुकेशन किया हूँ, स्कॉलर हूँ, तो ये सारे कमीशंस पढ़ा हूँ मैं। इसके सारे रिकमेंडेशंस है, तो इसमें चैप्टर नंबर 12 में जो है ना, पेज नंबर 243 पे है, 3.1 है पैरा। इसमें तालीम की बात की गई है, जहाँ पर माइनॉरिटी स्कूल्स, यहाँ पर जहाँ पर माइनॉरिटी के जो लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पर स्कूल कायम किया जाएगा, मॉडल स्कूल। ये कांग्रेस गवर्नमेंट ने कहा था, सेंट्रल मरकजी। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर से माइनॉरिटी की ही यहाँ पर यानी कि कांग्रेस हुकूमत है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ कि ऐसे अभी तेलंगाना पब्लिक स्कूल्स खोलने की बात हो रही है, तो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के लिए फिर से टेमरीज अपनी जगह है। इसके बाद मैं भी एक TNGO सुनने में प्रेसिडेंट बना हूँ, देख रहा हूँ तकरीबन मुसलमानों की क्या प्रॉब्लम है, खासकर मुसलमानों को तो हर बार। तो ये जो माहौल है, देख रहे हैं हम जिस माहौल से गुजर रहे हैं, ये माहौल में अमर अली साहब एक ऐसे शख्स हैं, उम्मीद भी है, भरोसा भी है इनके ऊपर कि 100% ये हमारे लिए काम करेंगे, और हर काम शायद अब तक जो नहीं हुआ है पूरे काम शायद अमर अली साहब बराबर करेंगे, मेरे को भरोसा है। पहली बार सियासत के पहले से भी हर जो प्रॉब्लम, मुसलमानों के जितने प्रॉब्लम्स को बाहर लाने वालों में एक सियासत, एक ऐसा पेपर है, हर यानी कि मुसलमान जितने भी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, वो एक ऐसा पेपर है जो बिला किसी के खौफ, बिला किसी के डर, वो अपने आप सामने पेश कर रहे थे। जो जर्नलिज्म का जो मेन जो खुसूसी उनका फर्ज होता है, वो फर्ज निभाने वाला पेपर है। मैं समझता हूँ सियासत पेपर है। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और मेरी तरफ से अब टाइम कम है, ज़्यादा बोल नहीं सक रहा हूँ, मगर एक ऐसा काम जो आज फैसल भाई लिए हैं, और तमाम संगठन वालों से और जितने भी मुसलमान यहाँ पे पहुँचे, उन सबका शुक्रगुजार हूँ। फॉर एस्पिरेंट्स हर तेलंगाना के तमाम ज़िलों में इस पे हमारा मुतालबा है। दूसरा, आंगनवाड़ी स्कूल्स सिर्फ तेलुगु ज़ुबान पे ही कायम है, उसके लिए मदर टंग विजन 2020 के तहत मदर टंग कंपलसरी है, तो उर्दू मदर टंग पर आंगनवाड़ी सेंटर्स का इजाफा क़याम किया जाए। उसके बाद में है उर्दू हॉल और एकेडमी। उर्दू एकेडमी के ज़रिए से कंप्यूटर कोर्सेज चल रहे हैं, लेकिन वो खस्ता हालत में है। हमारा मुतालबा आपके ज़रिए हुकूमत से ये है कि उसको हर ज़िले में विद डिजिटलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किया जाए, और वहाँ पर जो बच्चे हुनर सीखेंगे वो लोग को इम्प्लीमेंट ऑफिस के ज़रिए से या वेल्गो ऑफिस के ज़रिए से कैंपस प्लेसमेंट दी जाए जी। और उसके बाद में उर्दू मीडियम की जब बात हो रही है, तो उर्दू मीडियम डाइट कॉलेजेस है, ये डाइट लेक्चरर्स निदारत है। लास्ट टाइम हम फैसल साहब के ज़रिए से 2004 में एजुकेशन मिनिस्टर साहब से भी इस पर रिप्रेजेंट कराए थे। सिर्फ निशिस्तों को बढ़ाया गया, 40 से 50 किया गया। 9 डाइट कॉलेजेस थे, उसको 14 किए गए, लेकिन उसमें बाज़ाब्ता तौर पर सिलेक्शन कमेटी TSPSC की जानिब से डाइट लेक्चरर्स का उसके बाद में अब DSC रोस्टर के हिसाब से फिर मैं बात नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें एक हुकूमत रोस्टर पॉइंट को हटा के उसको डीरोस्ट करके अगर हमको नहीं दे सकती है, अगर ऐसा कुछ है, तो हमारा मुतालबा ये है कि तेलुगु मीडियम स्कूल्स पर भी सेकेंड लैंग्वेज या उर्दू ज़ुबान का इब्तिदा हो, तो यहाँ से बच्चे हम वहाँ पर भी जा सकते हैं। जैसा कि ST SC BC माइनॉरिटीज़ वाले उर्दू नहीं पढ़ रहे, लेकिन वो लोग ये पोस्ट के तहत डीरोस्ट कर दे रहे हैं। अगर रोस्टर के तहत नहीं हटाया जा रहा, तो वो तेलुगु मीडियम स्कूल्स पे उर्दू क्योंकि सरकारी ज़ुबान है, वहाँ पर वो ST SC जो पढ़ना चाहते हैं, अगर वहाँ से इब्तिदा हुई तो यहाँ के बच्चे वहाँ पर भी जा सकते हैं। और रही बात पैरेलल सेक्शन पर स्कूल्स चल रहे हैं, उर्दू मीडियम, तेलुगु मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वहाँ पर HM जो होता है, गजटेड HM जो होता है, वो गैर उर्दूदा होता है, उसके तहत उर्दू मीडियम स्कूल भी चल रहा है। तो मेरा हुकूमत से मुतालबा ये है कि उर्दू मीडियम पैरेलल सेक्शन के अलावा उनको सेपरेट उर्दू मीडियम स्कूल और उनका HM अलग हो, तो यहाँ पर चैनल भी ओपन होता है प्रमोशन के लिए, फिर वो आगे सिलसिला चलता है। और उसके बाद एक और पॉइंट ये है कि अब मामला है जब उर्दू का तहफ़्फ़ुज़, उर्दू की तरक्की व तरवीज, उसमें हमारी जिम्मेदारियां और इम्कानात में, तो हमारे पास 66 उर्दू ऑफिसर्स को दिया गया है, लेकिन बराए नाम है वहाँ पर उर्दू का काम नहीं हो रहा, जस्ट वो असिस्टेंट के तौर पर वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उसकी एक आसान मिसाल के तौर पर रखना चाह रहा हूँ कि साइन बोर्ड्स है, जहाँ कहीं भी उर्दू ऑफिस में साइन बोर्ड्स है, या जहाँ साइन बोर्ड्स कहीं पर भी गवर्नमेंट ऑफिस में आज भी निदारत है, कायम नहीं, अगर है भी
तो वो लोग जैसा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुए तो उर्दू में खाली उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लिख रहे हैं, मजिस्ट्रेट तहसीलदार वगैरह उर्दू का फ़रोग़ के लिए साइन बोर्ड्स पे तवज्जो चाहता हूँ, उसकी तर्जुमानी चाहता हूँ। उसके बाद मेरा हमारे आमिर खान साहब से ये मुतालबा है कि अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नर कोटे में आपको MLC का पोस्ट मिलने वाला है अनकरीब, तो मैं ये चाहता हूँ कि MLC टीचर MLC भी होता है और पोस्ट ग्रेजुएट MLC भी होता है, उसके तहत भी माइनॉरिटी को चांस दिया जाए। आज तक कोई भी माइनॉरिटी में MLC टीचर MLC और ग्रेजुएट MLC में नहीं आया। जब इसकी नॉमिनेशंस होता है तो उसमें टीचर MLC में और इसमें भी दिया जाता है। और उसके बाद अभी जो तेलंगाना हुकूमत जो है पब्लिक स्कूल्स ओपन करने का इरादा रखती है, वो भी एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत ऑल लैंग्वेजेस पे जोर दी 2020। तो मेरी गुजारिश ये है कि तेलंगाना के जो पब्लिक स्कूल्स गवर्नमेंट ओपन चाह रही है उसमें भी अपनी मादरी ज़ुबान उर्दू का ख्याल रखा जाए। उसके बाद में हायर एजुकेशन की तरफ अगर आप चलता हूँ तो देखते हैं कि डिग्री बच्चे स्कूल तक तो पढ़ रहे हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट तक भी आ रहे हैं, वो भी चंद एक कोर्स MPC BPC है यानी तो कहीं भी है तो HEC CEC है। बहाना इस बात का बनाया जा रहा है कि स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन असल मसला ये है कि वहाँ पे लेक्चरर्स नहीं है, इसलिए वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं है। अगर पहले से वहाँ संगारेड्डी का ही जो डिग्री कॉलेज है, फैसल साहब पूरे लोग गरीब नवाज कमेटी वगैरह उस वक्त रिप्रेजेंट करने के बाद में यहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन पे स्टार्ट किया गया था। अब उनको 1:2 आया, वो लोग वहाँ पर गए तो वो लोग जो पढ़े हुए हैं वो लोग मौलाना आज़ाद का सर्टिफिकेट बताया तो ये यूनिवर्सिटी बल्कि ऐसा उठा के मजाक कर रहा हूँ उन पर। तो ये मेरी एक गुजारिश है TSPSC के तहत या DSC के तहत जितने भी सिलेक्शन कमेटीज़ वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बैठते हैं वहाँ पे उर्दू जानने वाला नुमाइंदा ज़रूरी है। और उसमें BCE के तहत, अब मैं BC हूँ लेकिन मेरा जो सिलेक्शन हुआ 2018 में जनरल में हुआ, लेकिन उसको BCE में दिए जनरल में, फिर रिजर्वेशन के तहत दूसरे लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी नुमाइंदगी नहीं होने की वजह से हमारे सीटें जो हमारे लिए मुख्तस है वो फिर बैकलॉग में चले जा रहे हैं। तो वो भी एक मुतालबा है। ये तो शुरुआत है, इंशाल्लाह फैसल भाई के ज़रिए से आमिर खान साहब के तहत हम पहुँचेंगे। दफ्तर सियासत से रुजू होकर इस्तेमाल हासिल किया है और जब भी कोई लोग इदारे सियासत से तहरीक निकलती है तो सबसे पहले संगारेड्डी लब्बाई कहता है, चाहे वो ज़ाहिद अली खान साहब की तारीफ से शुरू कर रहा है इस्लाह माशरा और शादियों में खाने की जो तहरीक चली थी वो, या फिर जनाब आमिर अली खान साहब ने जब 12% तहफ़्फ़ुज़ात की तकमील के लिए जो मुहिम शुरू की थी तो उसमें भी संगारेड्डी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। संगारेड्डी से रियासत भर में सबसे ज़्यादा नुमाइंदगियाँ संगारेड्डी से हुई, 104 नुमाइंदगियाँ संगारेड्डी शहर से हुई और एक दिन में कलेक्टर को 42 नुमाइंदगियाँ पेश की गई। ये संगारेड्डी का रिकॉर्ड है। और जब आमिर अली खान साहब को MLC नामजद किया गया और उसके बाद BRS कायदे की जानिब से इस मसले को कोर्ट में ले जाया गया तो सबसे पहले रियासत भर में सबसे पहले इसके खिलाफ आवाज़ संगारेड्डी से उठी और संगारेड्डी में एहतजाजी धरना और रास्ता रोको मुनक़िद किया गया। मैं खुद इदारे सियासत से तकरीबन 32 साल से वाबस्ता हूँ। जनवरी 1992 में मैं सियासत से वाबस्ता हुआ। आबिद अली खान साहब, जिगर साहब, ज़ाहिद अली खान साहब, ज़हीरुद्दीन अली खान साहब और फिर आमिर अली खान साहब, इन सब के साथ मैं काम किया हूँ। 32 साल से एक इदारे से वाबस्ता हूँ, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सियासत के मालिकीन हैं ये किस तरह का जो है अपने स्टाफ से रिश्ता रखते हैं और किस तरह से उनसे पुरुष मोहब्बत से पेश आते हैं। मैं जनाब आमिर अली खान साहब से का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो यहाँ पर हमारे बीच दरमियान तशरीफ लाए और हमारे लिए काफ़ी वक्त जो है हमारे साथ गुजारा। मैं उनका बेहद ममनून और मशकूर हूँ। बहुत जल्दी मेरी
मुफक्किरीन दानिशवरान हज़रात यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए थे। अगरचे कि जैसा फैजल साहब ने कहा कि किसी को तकरीर करने का या अपने इधारे का की इजाज़त नहीं मिली, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको दूसरे दौरे में दे दूँगा। रहा सवाल MLC और मिनिस्ट्री की बात है, MLC का हलफ लेना बाकी है। मिनिस्ट्री की बात है तो एक मजाक ये कर लो कि जब बात आई तो मिनिस्ट्री की, तो घर में ये बात आई और मम्मी ये पूछे कि कौन सी मिनिस्ट्री लेने वाली है या कौन सी मिलने वाली है, तो बोला आप दुआ करिए जिसमें खैर है वो मिले। वो मिनिस्ट्री डिप्टी ऐसा कोई ख्वाहिश नहीं करा। बस मैं अपने ज़्यादा बात नहीं, जो आपको से ही सुना उसी पे थोड़ा बात कर दूँगा। इलेक्शन से पहले ये बात आई थी कि किस तरह या इसकी तो तवक्को नहीं थी, लेकिन क्यों कांग्रेस की मदद के लिए बात आई थी। तो मैंने ये मुतालिबात सबके सामने रखे थे, TRS के सामने भी ये बात थी, कांग्रेस के सामने भी ये बात थी कि आप बजट पहले 5,000 करोड़ कर दें। इसलिए कि 2018 में मैंने ये बात चीफ मिनिस्टर साहब से उस वक्त के ये बात कही थी कि आप 12% नहीं दे सकते, मालूम है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मामला है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जो इम्तियाजी सुलूक है, मगर आप बजट बढ़ा दीजिए ताकि हमारा फायदा हो सके। पैसे मिल गए, बिलासपुरी खर्च मिल गया तो हम बहुत सारे लोगों का हमारी जिंदगी सुधार ले सकते हैं। मगर फर्क वो चीज़ नहीं हुई थी जब कांग्रेस इस बात को मंजूरी दी कि हम 5,000 करोड़ कर देंगे, तो उस वक्त हमने थोड़ा पॉलिसी में तब्दीली लाई थी और कांग्रेस के लिए थोड़ा जो भी था मदद करे थे। रहा सवाल, मैं ये सोचता था कि अखबार की जिम्मेदारी की हद तक मैं ये सोचता था कि 5 लाख सारे नहीं सियासत अखबार की, और मेरी जिम्मेदारी 5 लाख सारे तक है, जिसके ऊपर मेरे से अल्लाह ताला कल पूछेगा कि आप अपने अखबार के जरिए क्या करें। लेकिन अब एकदम MLC का पोस्ट मिलने से और एक ही मुसलमान MLC रहने की वजह से मैं समझता हूँ कि अब पूरे 50 लाख माइनॉरिटीज़ की जिम्मेदारी मेरे सर पे है। वैसे तो 3.5 करोड़ की जिम्मेदारी का के भी उसमें मैं हूँ, लेकिन 50 लाख की तो बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी वहाँ पे है। और ये है ये कहा जाता है, जैसा BSc की बात आई या उर्दू टीचर्स की बात आई, तो उसमें ये है कि हमारे पास ये कहा गया है कि एक आदमी को अगर आप नौकरी दिलाते हैं तो जब तक उससे वो आदमी फैज़िया होता है वो आपके सवाब जरिया का काम करता है। तो यकीनन मैं जॉब के वास्ते, जैसा कि रिवायत की क़यादत रही है अब तक, या लोग ये सोचते थे कि पॉलिटिक्स में आगे पैसे बहुत कमा लेते हैं, मैं ये इतनी तमानियत आपको देता हूँ कि मैं अपने तरफ से देने के लिए आया हूँ, हुकूमत की तरफ से अपनी तरफ। तो ये एक बात थी। और नौकरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो है, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, जैसे स्टार्टअप का ज़माना है, तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैं ये मानता हूँ कि मुसलमान SC और ST में ख़ास तौर पे एक खुदादार सलाहियत है। ये हो सकता है कि जैसा हीरे को ज़मीन के अंदर जो तफ्तीश में हीरा बनता है, वैसे ही हम भी 75 साल में कहाँ से कहाँ आ गए, किसी पेशो मुकर्रर ने कहा, तो उसका जायज़ा अगर हम लिए तो शायद ये तफ्तीश की वजह से आज हमारे में ये खुदादार सलाहियत मौजूद है, सिर्फ तराशने की कमी है। और वो तराशने के लिए कोई होना था, अल्लाह ताला चुन के यहाँ पे लाया। इसलिए कि जब कोई भी नहीं जीता तो मैं खुद ये कांग्रेस वाले पूछे तो बोला कि आप अगर सीनियरिटी देख लें तो मोहम्मद अली शफीक साहब को दीजिए, अगर कुछ काम के वास्ते देख रहे तो फिरोज खान को दीजिए। मेरा काम नहीं बोला था, घूम फिर के वो आया कि जो लोग मुकाबला करें उनको नहीं देना चाह रहे, तो भारत इसमें मेरा एक आ गया। रहा सवाल टिमरीज का, आप जो बात बोले टिमरीज की, और टिमरीज के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो है। खुद राम जी हाँ, आप जब आएंगे तो इंशाल्लाह होगा। लेकिन ये बात भी कही गई है कि 300 करोड़ रुपए सिर्फ सर जो किराए के ऊपर अदा किए जा रहे हैं। जी हाँ, तो रामकृष्णा जो चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में थे, उन्होंने भी हर वक्त ये कहा जाता था कि आप अपने जाती बिल्डिंग लीजिए, 300 करोड़ बचते और कुछ काम कर सकते। तो भारत ये एक इंग्लिश की बात है। और अगर एजुकेशन की बात करेंगे जो अभी हो रही थी कि यकीनन मैं समझता हूँ कि एजुकेशन की वजह से बहुत ज़्यादा तब्दीली आ सकती थी। तारीख अपनी है, लेकिन तारीख को अब मुस्तकबिल में बदलना है।
हमारी तारीख बहुत अच्छी थी, हम उसी तारीख की बात आज करते करते आज की वक्त जो परेशानी के हाल में इंशाअल्लाह ताला मुस्तक़बिल को भी हम तारीख के वैसा दानिशा बनाएंगे। ये एक कोशिश है। इसलिए कि एजुकेशन में 68% आज मुसलमानों का लिटरेसी रेट, जबकि एसीज की 71 है, 74 है शायद एसीज की, और 71 नेशनल एवरेज है। तो हम सबसे नीचे हैं। आप चूँकि अब शहर से तो ताल्लुक़ नहीं, मैं अजला के एरिया में हूँ, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि जो सियासत चली गई है हमारे साथ 70 सालों में, आप देखिए कि पहले ये होता था कि आला तबके का घर होता था, उसके बाद बीसी होते थे, उसके बाद आला तबके रहते थे, उनकी हिफाजत के लिए हम रहते थे, उसके बाद बीसी एससी रहते थे, उसके बाद फिर 12 आखिरी गाँव में ख़त्म हो जाता था। लेकिन रिजर्वेशन पे से सब लोग आगे आए और हम पीछे चले। आज तरक्की, आज के ज़माने में मैं समझता हूँ कि हमें आगे आने के लिए दरअसल मुझे कि अल्लाह खैर राज़िक़ीन है, अल्लाह रास्ते खोलता है। सरकारी मुलाजिम हमारे पास कम हुए, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मल्टी नेशनल है वो आज का टैलेंट देख के नौकरी दे, जात पात मजहब कुछ नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम उसमें भी कुछ कोशिश करके आगे बढ़ेंगे। और ये है कि हाँ, ये बात भी आई थी कि बजट की 5000 करोड़ की बजट आई। तो आप देखिए, मैं बोला कि जब तेलंगाना बना तो समाजी इंसाफ की बुनियादों पर हम तेलंगाना को चाहते। उसमें यह था कि 5000 करोड़ के बजट का मुतालबा जो था वो इसलिए था कि 56 लाख शेड्यूल कास्ट, उनको जो बजट दिया जा रहा है वो 17,000 करोड़ रुपये दिया जा रहा है। 43 लाख एसटी हैं, उनको 9,800 करोड़ दिया जा रहा है। 50 लाख माइनॉरिटीज है। तो बोला ठीक है, आप 2 से 20,000 तो नहीं कर सकते, या 5,000 10,000 तो नहीं, 5,000 तो करिए, बल्कि ये बात आई थी। खैर इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इस साल तो 4,090 करोड़ रुपए हुए हैं। 2 क्वार्टर के लिए 2,200 करोड़ मंजूर हुए हैं। अगर 2 क्वार्टर में 1,500-1,800 के बढ़ के 4,000 के करीब हम पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। उससे बहुत ज़्यादा एक फायदा हो सकता है। रहा सवाल सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी की बात आई थी 4% को बचाने की, तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात भी आई थी कि हम 4% को बचाने के लिए पूरी हुकूमत की तरफ से मुमकिन कोशिश करेंगे। और डीएससी का यकीनन मैं समझता हूँ कि डीएससी का बहुत बड़ा हिस्सा है और हम उसमें निकालने की कोशिश करेंगे। अलबत्ता वक्फ बोर्ड के और वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ की जो बात आई थी, उसमें भी अभी शायद 1-2-3 दिन में शायद जियो भी जारी होने वाला है, जिसमें स्टेट रूल्स को एक फ्रेम किए गए हैं, उसका जियो निकलने वाला है। उसके तहत मैं समझता हूँ कि हम एक तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ CA NRC की बात आई थी, आप CA NRC की बात ये है कि फिल वक्त अगर मैं सहाफ़ती एतबार से बात करूँ, या जब मैं BCJ कर रहा था उसमें यूनिवर्सिटी में, तो ये कहा जाता था कि अखबार में अगर आप पुलिस के खिलाफ लिखें तो सारी बहुत अच्छी तरीके से या आपकी लीडरशिप उसमें बढ़ जाती है। तो ये कहा जाता है कि सहाफ़त के लिए पुलिस एक पंचिंग बैग है। आप जितना पुलिस के खिलाफ लिखेंगे सारी खास करके उसको अच्छी तरीके से पढ़ता है। आज की हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में पंचिंग बैग मुसलमान बनते हैं। फायदा कुछ नहीं है हमारे को, लेकिन सिर्फ हमारा नाम लेके वोट बटोरने की एक कोशिश हो रही है। तो हम ठीक है, ये अंग्रेजी में कहावत है दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाए, कुछ थोड़े दिन की बात है इंशाअल्लाह ताला। और अंदोल आपसे करीब है, अंदोल ये कहा जाता है कि अंदोल में जो नुमाइंदा जीतता है उसकी हुकूमत यहाँ पे आती है, उस पार्टी की हुकूमत यहाँ पे आती है। तो अब तो आंध्रा में ये कहा जाता है कि जो गुंटूर में ज़्यादा सीट्स लाते हैं उसकी हुकूमत वहाँ पे आती है। वैसा मैं समझता हूँ कि अगर यहाँ 17 सीट हैं पार्लियामेंट में, अगर यहाँ 17 में ज़्यादा से ज़्यादा अगर कांग्रेस को मिले तो इंशाअल्लाह ताला सेंटर में भी उसकी हुकूमत आ सकती है। तो 1989 से आप खुद जायजा ले लीजिए, आपको अंदाजा हो जाता है कि 89 से जो यहाँ है उन्हें वहाँ है। ये बात है, चंद्रबाबू नायडू थे उस वक्त लचरवा था, केसीआर साहब थे, इंडिया आ गए वहाँ पे। तो ये एक चीज़ है, भारत हम इंशाल्लाह एक कोशिश करके वहाँ पे भी आ जा सकते हैं। और दूसरी चीज़ एक और बात ये है कि हम अक्सर बात करते हैं, रमज़ान आ रहा है, मैं आपको पेज की मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान की। और चूँकि इफ्तार पार्टियाँ ज़्यादा होती हैं जहाँ पे हमारे मेल मिलाप होता है,
ایک درخواست یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم آج کل ویڈیو بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ یا واٹس ایپ پہ جو ویڈیو سرکولیٹ ہو رہا اس میں ہم پارٹی کا نام دیں، کون سی پارٹی کو ووٹ ڈالنا، ٹھیک ہے، سب کو معلوم ہے کس کو ووٹ ڈالنا ہے، ایک اندازہ ہے کہ کون مودی کا مقابلہ کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم پارٹی کا ایک ویڈیو بنائیں، وہ ویڈیو بتا کر دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ عادل آباد نظام آباد میں ایسی ہو تو ہم بجائے پارٹی کا نام لے لیں گے، صرف یہ کر سکتے ہیں جہاں بھی اگر آپ ویڈیو بنائیں گے صرف یہ بولیے ووٹنگ پرسنٹیج بڑھاؤ، ایک 5% 10% اگر ووٹنگ پرسنٹیج بڑھ گیا تو میں سمجھتا ہوں پوری ہندوستان کی سیاست بدل جائے۔ 200 پارلیمنٹ کی سیٹیں ایسے ہیں جو بی جے پی جیتی ہے 1% سے 4% کے ووٹ کے فرق سے جیتی۔ اگر ہمارا ووٹ پرسنٹیج 4 کا 10% بڑھ گیا، کس کو ڈالنا؟ دیکھیے آپ یہاں پہ بیٹھ کے اندازہ لگا نہیں سکتے، آپ لوگوں کو زیادہ اندازہ ہوگا جو جہاں کا ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے یو پی میں بولیں گے کہ بھائی آپ اکیلے کو ڈالو، میں نہیں، ان کو معلوم ہے کس کو دینا ہے، صرف گھر سے نکلنا امپورٹنٹ ہے۔ اس چیز کو اگر ہم بنیاد بنا کے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز آ سکتی ہے۔ سی اے این آر سی کی ایک بات آئی تھی، ایک نشست ہوئی تھی 2 سال پہلے، 1.5 سال پہلے، انوراگ ٹھاکر جو انفارمیشن منسٹر ہیں وہ دلی میں کرے تھے۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں، جذبات میں آ کے بات کرتے ہیں یہ بات، تو انوراگ ٹھاکر کی میٹنگ میں یہ بات آئی تھی، تو میں بولا کہ کافی طویل ہے مگر چونکہ میرے کو بھی جانا ہے، میں آپ کو اختصار میں بول دیتا ہوں کہ انوراگ ٹھاکر کی میٹنگ میں کوئی اپنے مسلمانوں کے مسائل نہیں، حالانکہ 16 اردو اخبار کے ایڈیٹرز وہاں پہ موجود تھے، کسی نے مسائل کی بات نہیں کی، سب یہ بولے کہ بھائی ہمارے کو ایکریڈیٹیشن نہیں مل رہا، ہمارے کو پی آئی ٹی میں یہ پرابلم ہو رہا ہے، ڈی اے وی پی سے اشتہارات نہیں ملے۔ لیکن جب میری بات آئی تو میں اپنا مختصر تعارف کرا کے مائک پر گیا، تو کوئی ایک صاحب بیٹھے تھے سامنے جو اٹل بہاری واجپئی کو تقاریر لکھ کے دیتے تھے، نام بول رہا ہوں میں، وہ سامنے بیٹھے بولے نہیں آپ کچھ بولیے، تو میں تو اشتہارات تعارف سے بات کرنا نہیں ہے، صرف اتنا بولوں گا۔ انوراگ ٹھاکر بیٹھے تھے، میں مسٹر انوراگ ٹھاکر، آپ انگریزی میں بولا مگر میں آپ کو یہاں ہی بول سکتے ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ مسلمان کو آپ ہٹا سکتے، مسلمان کسی سے ڈرنے والا نہیں، آپ ڈرانے کی کوشش مت کیجیے، آپ صرف یہ کریے کہ آپ اپنی حکمرانی صحیح چلائیں گے۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ ڈرا کے سی اے ڈالیں گے، این آر سی ڈالیں گے، دنگے کر دیں گے، پولیس میں ڈال دیں گے، دیکھیے آئی ٹی ای ڈی تو ہمارے پاس آ نہیں سکتا کہ ہمارے پاس کوئی زمین جائیداد کروڑوں کے پیسے نہ دیں، صرف یہ ہے کہ ہمارے سی اے این آر سی سے ڈرانے کی بات ہو رہی، سی اے این آر سی سے ڈرا کے ووٹ چھیننے کی بات ہو رہی، لیکن یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونے والی، ڈرا کے ووٹ بٹورنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس لیے کہ بہار کا آج بھی ایسا میجورٹی حصہ ہے جو کم از کم 4 مہینے میں پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اس میں مسلمان بھی ہے، ایس سی بھی ہے، ایس ٹی تو نہیں ہے بہار میں، ایس سی ہے، بی سی ہے، یہ لوگ کے پاس بھی دستاویزات نہیں ہے، تو ان کو بھی پرابلم ہے، ایک بہت بڑا ریولیوشن آ جا سکتا ہے، ایک انقلاب ایسا آئے گا کہ پورا ہندوستان اس کو ڈوب جا سکتا ہے، تو مگر ڈرا کے چونکہ ہمارے کو بتایا جا رہا ہے پر ووٹ بٹورنے کی کوشش کرو، تو بہرحال ہم اچھا ہے، بہتر ہے کہ اگر ہم ہمارے اسنادات جہاں جہاں بھی جو بھی پرابلم ہے، خامیاں ہیں، ایک درست کرنے کا موقع ہے، وہ درست کر لیے تو بہت ساری چیزیں اچھی ہو سکتی ہیں۔ مائنورٹی لونز کی ایک بات آئی تھی، تو بہت جلد میں سمجھتا ہوں، مگر بہت جلد بھی یہ نہیں بول سکتا، بیکاز جون میں شاید اس چیز کو آئے گی اور وہ اسکیم آنے والی ہے جو لونز کی جو بات ہے، شاید دیکھیں 10 مارچ تک نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اس کے بعد ہر چیز جانے والی ہے، تو نئی حکومت جب آ جائے گی سینٹر میں، جون یا مئی کے الیکشن جب ختم ہو جائیں گے اس کے بعد شاید یہ اسکیم آ سکتی ہے، وہاں پہ فائدہ اٹھانے کی ایک کوشش ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ میں خود یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی چیز روایتی سیاستدان میں نہیں بننا چاہتا، اس لیے کہ اب تک 30 سال میں صحیح بولتے ہوئے، سچ بولتے ہوئے زندگی گزارے، اب جھوٹ بول کے کسی کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، تو یہ ہے کہ کس طریقے سے مدد کر سکتا ہوں میں یہ دیکھوں، ایک اندازہ یہ ہے کہ میں اکثر یہ مان کے چلتا ہوں کہ ایک انسان کی زندگی 63 سال کی ہوتی ہے، 63 کے اوپر بونس، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں، تو اب یہ جو 6 سال کے لیے ایم ایل سی ملا، اس کے لیے میں دن کیلکولیٹ کرا تو تقریباً 2000 دن ہو رہے ہیں، 2000 دن میں میرے کو 20,000 کروڑ کا بجٹ
इस्तेमाल करने की एक आज़ादी मिली। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा करना जो एक नेक्स्ट 10 साल 20 साल तक मुसलमानों को उसका फ़ायदा होता है। ये एक कोशिश है भारत। इंशाल्लाह बात ख़त्म करता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें आपको और ज़्यादा बात करके कुछ और अच्छी खुशखबरी हो या जो भी हो सकता है उसके लिए मैं फिर से आपका फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। और फैसल साहब आपका शुक्रिया कि आप इतने सब लोगों को यहाँ पे जमा किए हैं। भारत बहुत बहुत शुक्रिया। सागर साहब एसपी को साहब के